नमस्कार दोस्तों। अपने मृदा विज्ञान टॉपिक चल रहा था और उसमें अपने डिस्कस कर रहे थे मृदा के भौतिक गुण। और मैंने आपको बताया था मृदा के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो उसी सीरीज को अपने आगे रखते हुए आज अपने डिस्कस करेंगे सॉइल डेंसिटी यानी मृदा घनत्व। मृदा घनत्व में दो चीजें आती है, एक आता है स्थूल घनत्व और दूसरा आता है कण घनत्व। आज के ही अपने इस सेशन में डिस्कस करेंगे मृदा रंध्रता या मृदा सैरंध्रता, जिसको अपने सॉइल पोरोसिटी बोल दिया जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मृदा जल। तो आज के चारों ही जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और लगभग हर एग्जाम से कोई ना कोई क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। तो एग्रीकल्चर की क्लास स्टार्ट हो गई है, फटाफट लाइव हो जाइए और जो स्टूडेंट अभी लाइव नहीं है उनको भी शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइव हो जाइए। अभी लाइक का रेशियो बहुत कम है तो फटाफट लाइक भी कीजिए और फटाफट लाइव आ जाइए। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सॉइल डेंसिटी यानी मृदा घनत्व। सबसे पहले हम इस पर ही डिस्कस करेंगे। इसमें एक स्थूल घनत्व रहेगा, दूसरा कण घनत्व रहेगा। उसके बाद हम सॉइल पोरोसिटी यानी मृदा सैरंध्रता पर बात करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मृदा जल पे। तो सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फटाफट शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार भी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा घनत्व, छोड़िए सीधा घनत्व की बात करते हैं। जब हमें घनत्व की कहानी पता लग जाएगी तो मृदा घनत्व की कहानी भी बहुत आसानी से पता लग जाएगी। डेंसिटी की बात करते हैं सबसे पहले। डेंसिटी घनत्व क्या होता है? घनत्व का मतलब होता है भार बटा आयतन। घनत्व का मतलब क्या होता है? भार बटा आयतन। कोई भी पदार्थ है अगर आप उसका घनत्व निकालोगे तो उसके भार बटा आयतन को कर देंगे तो वो घनत्व निकल जाएगा। अब बात आई मृदा घनत्व की, तो मृदा का भार बटा मृदा का घनत्व क्या कहलाएगा? मृदा का आयतन। देखो हमें घनत्व डेंसिटी की नीड क्यों पड़ती है, घनत्व की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आती है। एक आपके एग्रीकल्चर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, जो दूध का अपेक्षित घनत्व होता है वो पूछा जाता है। आप बोलते हो कि दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो होता है 1.028 से लेकर 1.032। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, इससे आप बहुत जल्दी समझ पाएंगे। देखिए अगर हम बात करें भार की, दूध का जो 1 लीटर वजन, सॉरी 1 लीटर जो आयतन होता है, 1 लीटर बोले तो 1000 ml, 1 लीटर बोले तो 1000 ml। अगर हम उसका वजन करने चले गए तो दूध का जो वजन आएगा 1000 ml का जो वजन आएगा, 1000 ml बोले तो 1 लीटर। अगर हम उसका वजन करने चले गए तो उसका वजन जो आएगा वो 1028 से लेकर 1032 ग्राम आता है। तो अब इसका जो घनत्व है वो कैसे आ गया? 1.028 से लेकर 1.032 तक आ गया। वैसे गाय के दूध का जो घनत्व होता है वो 1.028 से लेकर 1.030 तक होता है और भैंस के जो दूध का घनत्व होता है वो 1.030 से लेकर 1.032 तक होता है। अब देखिए बहुत बार ऐसा स्टूडेंट में डिस्कशन, स्टूडेंट क्या सभी में डिस्कशन होता है कि लीटर बड़ा है या फिर केजी बड़ा है। तो बहुत सारे लोग यही बोलते हैं केजी बड़ा होता है और लीटर छोटा होता है। ऐसा नहीं होता, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि लीटर तरल की इकाई है, तरल को मापने की इकाई है, और जो केजी है वो भार को मापने की इकाई है। लीटर आयतन मापता है यानी कि कोई जो पदार्थ है, कोई भी चीज है वो कितनी जगह घेरती है, और जो केजी होता है वो भार मापता है यानी कितना वजन होता है। लेकिन अब देखो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जगह कम घेरती है लेकिन वजन बहुत होता है, जैसे लोहा है। वहीं पर अगर अपने लकड़ी की बात कर ले तो वो जगह ज्यादा घेरेगी, उसका वजन क्या होता है? कम होता है। तो अब वजन की भी तुलना हो जाए और आयतन की भी तुलना हो जाए, कोई एक ऐसा पैरामीटर लाया जाए, वजन की भी तुलना हो जाए और आयतन की भी तुलना एक साथ हो जाए, उसके लिए एक ऐसा पैरामीटर लाया जाए। तो एक ऐसा पैरामीटर क्या लाया गया? घनत्व, डेंसिटी लाया गया। तो डेंसिटी है वो भार और आयतन दोनों की तुलना कर देती है, भार और आयतन दोनों की तुलना करती है, इसलिए डेंसिटी उपयोग में ली जाती है। अगर भार और आयतन बराबर होते तो हमें डेंसिटी की नीड ही नहीं पड़ती, लेकिन अब भार और आयतन तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते। सिर्फ पानी ही ऐसा पदार्थ है, अगर आप उसको 1 लीटर में भरेंगे तो उसका जो परिमाप होगा 1000 ml होगा, और उसी पानी को अगर तोलेंगे तो उसका वजन 1000 ग्राम होगा। यानी जो पानी होता है उसका अपेक्षित घनत्व हमेशा 1 होता है। जो वाटर होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो हमेशा 1 होती है। अब अगर किसी की डेंसिटी 1 से कम है, घनत्व 1 से कम है, तो समझ जाओ वो पानी से हल्का है, और अगर किसी का घनत्व 1 से ज्यादा है तो समझ जाओ कि वो पानी से भारा होता है। इस तरह से तुलना की जाती है। अब मैं बात कर रहा था कि लीटर और केजी में क्या डिफरेंस होता है। लोग कहते हैं लीटर बड़ा या केजी बड़ा। तो देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी से हल्के होते हैं,
जो पानी से हल्के होते हैं, अगर आप उनको 1 लीटर में भरकर तोलोगे तो उसका वजन 1 किलो से कम आएगा, और जो पानी से भारे होते हैं उनका वजन जो है वो 1 किलो से ज्यादा आएगा। जैसे देखो दूध का जो घनत्व है, इससे आप क्या समझे कि 1 लीटर में आप दूध डालोगे तो उसका वजन है वो 1 किलो 28 ग्राम से लेकर 1 किलो 32 ग्राम आ जाएगा। इस केस में तो क्या हुआ, लीटर बड़ा हो गया ना, लीटर में माल ज्यादा डल गया। वहीं पर अगर घी होता, जैसे मान लो कि अगर आप 1 लीटर में घी भरते और उसका वजन आता 903 ग्राम, तो अब आप इसका घनत्व कितना करते, 0.90 या 3 कर देते। इसका मतलब क्या हुआ, अब लीटर छोटा हो गया। तो ये डिपेंड करता है पदार्थ पे, लीटर और केजी की आप सीधी तुलना नहीं कर सकते, घनत्व बेसिस तुलना की जाती है, ठीक है। लीटर अलग इकाई है, भार है वो अलग इकाई है। तो मैंने लीटर और केजी के बीच में डिफरेंस बता दिया है जी। गुड मॉर्निंग फटाफट और ज्यादा लोग लाइव आइए, जो लोग अभी नहीं आए उनको फटाफट शेयर कीजिए ना। तो देखिए ये देखो, यहां घी के केस में लीटर छोटा हो गया, दूध के केस में लीटर बड़ा हो गया। अब सपोज करो आप 1 लीटर में पारा भर देते तो और ज्यादा वजन आ जाता, फिर तो लीटर बहुत बड़ा हो जाता। तो डिपेंड करता है मटेरियल क्या है। तो हम किलो और किलो है और जो जगह घेरता है, यानी आयतन और भार की अगर अलग अलग तुलना करें तो एक सही तुलना नहीं हो पाएगी, इसलिए हम एक साथ तुलना करें। इसलिए हम क्या काम में लेते हैं, घनत्व। तो किसी भी पदार्थ का आप घनत्व निकालोगे तो क्या बोलेंगे, भार बटा आयतन को क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। अब बात आ जाए मर्दा के लिए, मर्दा घनत्व, तो मर्दा का भार बटा मर्दा का आयतन क्या कहलाएगा, घनत्व। लेकिन आपको इससे ज्यादा कहीं समझना है, क्यों, क्योंकि जो मर्दा घनत्व होता है वो 2 तरह का होता है। स्थूल मतलब बहुत सारा ही आ जाएगा, टोटली मटेरियल आ जाएगा, वो स्थूल घनत्व है। कण घनत्व दूसरा होता है, कण घनत्व। देखो स्थूल घनत्व को हम बल्क डेंसिटी बोलते हैं और कण घनत्व को हम पार्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। मिट्टी में जो है उस सब का घनत्व निकाल दोगे तो वो स्थूल घनत्व है, और मिट्टी में सिर्फ और सिर्फ कण का घनत्व निकाल दोगे तो वो क्या कहलाएगा, कण घनत्व कहलाएगा। कॉन्सेप्ट समझना है, रटना नहीं है। रटने वाली विद्या अपने को रखनी ही नहीं है, रटने वाला नॉलेज अपने को ज्यादा रखना ही नहीं है, अपने को समझ के चलना है। और समझ के चलोगे तो आप किसी भी एग्जाम को आसानी से फाइट कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने चलते हैं स्थूल घनत्व की तरफ, बल्क डेंसिटी की तरफ। पहले तो देखो बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी है, उसके अंदर मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। और अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया तो समझो ये टॉपिक आपके हमेशा के लिए तैयार हो गया, कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने जो मर्दा का पहला चैप्टर था, इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, उसमें शायद आपको ये बताया था मर्दा का संगठन। मर्दा के संगठन में मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था कि मिट्टी में 50% ठोस होता है, मिट्टी में 50% भाग जो होता है वो ठोस होता है, जिसमें से 45 आपने खनिज पढ़ा था और 5 है वो कार्बनिक पदार्थ पढ़ा था। और बाकी जो इधर वाला मटेरियल है उसके अंदर मैंने कहा था 25% एयर होता है और 25% है वो वाटर होता है। एयर बोले तो वायु और वाटर बोले तो पानी। ये मैंने आपको मोटा मोटा संगठन बताया था। ये जो 25% है ये रंध्र है, रंध्रों में या तो वायु भरी हुई है या जल भरा हुआ है। जब आप पानी लगा दोगे खेत में तो जल ज्यादा होगा, और जब मिट्टी सूखी होगी तो वायु ज्यादा होगी। औसत जो होती है वो 25% वायु होती है और 25% जल देखने को मिलता है। अब देखिए जब भी आप घनत्व निकालेंगे मर्दा का, सॉइल डेंसिटी निकालेंगे, तो हमेशा सूखी मर्दा काम में लेंगे, ड्राई सॉइल काम में लेते हैं। हमेशा ही आप ड्राई सॉइल काम में लोगे, नम मिट्टी कभी काम में नहीं लोगे। नम मिट्टी काम में लोगे तो जल का भी तो घनत्व साथ में आ जाएगा, जल का भी तो घनत्व आ जाएगा ना, क्योंकि जल जगह भी घेरेगा और वजन भी लेगा। तो जाहिर सी बात है पहले तो अपने को क्या करना है, मिट्टी सुखानी है। अगर आप मिट्टी सुखा देंगे तो देखो क्या होगा, अगर आप मिट्टी सुखा देंगे तो जनरली ये जो वाला भाग है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या भरा जाएगा, ये वाला जो भाग है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एयर रह जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया है, मिट्टी को सुखा दिया है, नमी तो बची नहीं है। अब पूरे का पूरा इसमें क्या होगा, एयर, 50% भाग में एयर। हमेशा जो घनत्व निकाला जाता है, घनत्व जो हमेशा निकाला जाता है वो ड्राई सॉइल का, सूखी मृदा का निकाला जाता है। अब समझो, अब कॉन्सेप्ट लागू होगा। अगर आप इस पूरी मृदा का घनत्व निकालते हैं, अगर आप इस पूरी मृदा का घनत्व निकालते हैं तो वो स्थूल घनत्व है। पूरी मृदा से क्या समझोगे, समझने देखो अभी, अगर आप इस पूरी सॉइल का घनत्व निकालते हैं तो वो स्थूल घनत्व है। और अगर आप क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ठोस भाग का, सिर्फ और सिर्फ कणों का घनत्व निकालते हैं,
सिर्फ और सिर्फ ठोस भाग का घनत्व निकालते हैं, कणों का घनत्व निकालते हैं, तो उसको कण घनत्व या फिर पार्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। पूरे को क्या बोलेंगे? स्थूल घनत्व। सिर्फ इस भाग का निकालोगे तो इसको क्या बोल देते हैं? कण घनत्व। ये मेजर डिफरेंस होता है। अब देखिए थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप स्थूल घनत्व के लिए जा रहे हैं तो स्थूल घनत्व में क्या करेंगे? इस पूरी मिट्टी का वजन निकालेंगे, इसमें से वायु भी आ जाएगी। इसमें से क्या है? वायु भी आ जाएगी, हवा भी आ जाएगी, लेकिन हवा का वजन तो काउंट होता ही नहीं, हवा का वजन तो गिना ही नहीं जाता है। तो आपने ये पूरी मिट्टी ली, मिट्टी तो पूरी ली है ना, हवा वजन में नहीं आती, आयतन में तो आती है ना, जगह तो घेरती है। अंदर में देखो 50% जगह है वो हवा ने घेर रखी है। मान लो आपने एक ज्ञात आयतन के बर्तन में सूखी मिट्टी ली। इस ज्ञात आयतन का मतलब है कि हमें इसका आयतन ज्ञात है, इसका आयतन है 10 घन सेंटीमीटर। कितना आयतन इसका? 10 घन सेंटीमीटर है। ये इसका 10 घन सेंटीमीटर, 10 घन सेंटीमीटर का आयतन है। अब क्या किया हमने? इसका वजन किया। हमने इसका वजन किया तो देखो ये आयतन तो वायु का भी है, हवा जगह तो घेरती है ना, टायर में हवा भरी होती है, जगह तो घेरती है। इसने जगह तो घेरी, लेकिन ये वजन में नहीं आने वाली है। इसका वजन मान लो कि आप सपोज करो इसका वजन आया आपका 15 ग्राम। कितना वजन आया इसका? 15 ग्राम। अब आप घनत्व निकाल लेंगे, स्थूल घनत्व। तो स्थूल घनत्व कितना आया? 1.5। कितना स्थूल घनत्व आया? 1.5 आया। ये आपने स्थूल घनत्व पूरे का निकाला। अब आप निकालने गए कण घनत्व। कण घनत्व में अब देखो आप सिर्फ और सिर्फ किसका घनत्व निकालेंगे? इस भाग का निकालेंगे। कण घनत्व सिर्फ इस भाग का निकालेंगे, तो जब इसमें मिट्टी भरेंगे तो आयतन घटा या नहीं घटा? आयतन तो घटेगा, क्योंकि आधा तो रंध्र है और आधे क्या है? कण है। पहले जो आयतन है वो कितना आ रहा था? 10 घन सेंटीमीटर आ रहा था। अब बताओ उसमें से रंध्र तो माइनस हो जाएंगे। अब 10 घन सेंटीमीटर आयतन आएगा क्या? जस्ट आधा हो जाएगा। अगर 50% रंध्र है, 50% एवरेज है, कौन सी मर्दा में कितने रंध्र होते हैं वो तो आज अपने डिस्कस करने वाले, आज का टॉपिक भी रहने वाला है अपना, लेकिन हम एवरेज की बता रहे हैं। 50% रंध्र है तो 10 घन सेंटीमीटर था, अब वो कितना बच गया? 5 घन सेंटीमीटर। मर्दा वो की वही है, आयतन घट गया 5 घन सेंटीमीटर, क्योंकि हमने आयतन सिर्फ किसका लिया है? कणों का आयतन लिया है। अब वजन करोगे तो वजन सेम ही आएगा, क्योंकि पहले वायु का वजन तो आ ही नहीं रहा था, और अब हमने इस भाग को अलग ही रखा है, तो इसमें भी तो वायु का वजन तो ले ही नहीं रहे हैं। उसमें लोगे तो भी तो वायु का वजन तो नहीं आएगा ना। जब आप कांटे पे तुलने जाते हैं तो आपका वजन 60 किलो आता है, तो प्लस या माइनस उसमें वायु का वजन करते हैं या नहीं करते हैं? वो ऑलरेडी एडजस्ट होता है। तो वजन सेम का सेम वही रहने वाला है। वजन कितना रहने वाला है? 15 ग्राम। अब इसका घनत्व निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 3.0 आ जाएगा। इतना घनत्व आ जाएगा 3.0। मर्दा वो की वही है, फिर भी इसका स्थूल घनत्व 1.5 है और कण घनत्व कितना आ गया? 3 आ गया। ये ही डिफरेंस होता है। अगर आप उसके रंध्र शामिल करते हैं, पूरी मर्दा में से उसके रंध्र शामिल करते हैं और फिर घनत्व निकालते हैं, तो वो स्थूल है। यानी रंध्र प्लस कण, सारा कुछ रंध्र प्लस कण दोनों का अगर घनत्व निकालोगे तो स्थूल घनत्व है, और अकेला अगर कण कण का घनत्व निकालते हो तो वो कण घनत्व है, यानी पार्टिकल डेंसिटी है। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बता दीजिए और फटाफट बताइए। देखो ये पूरी मिट्टी है, मैं दोबारा से इसका डायग्राम बना देता हूं ताकि थोड़ा सा आपके लिए क्लियर रहे, ठीक है। जैसे हमने मोटा मोटा डायग्राम बनाया, ये इसमें कहा 50% तो ठोस है और 50% क्या है? इधर वाला जो भाग है वो रंध्र है। अब देखो अगर हम इसके पूरे का घनत्व निकालते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसके कण का घनत्व निकालते हैं। पूरे का निकाल दोगे तो रंध्र भी आ जाएगा। कौन सा? अकेला मर्दा का घनत्व है, रंध्र का भी तो निकल गया है। और एक अगर जो हम इधर इधर वाला निकालने हैं कण घनत्व, वो वास्तव में मिट्टी के कणों का ही घनत्व है और किसी का घनत्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के कणों का घनत्व है। अब बताइए कि वास्तविक घनत्व कौन सा होगा? अब बताइए वास्तविक घनत्व कौन सा होगा? ट्रू डेंसिटी कौन सी होगी? फटाफट आंसर दीजिए भी। ट्रू डेंसिटी किसे कहेंगे अपने? किसी ने बोला है वेट एंड वॉल्यूम दोनों ड्राई होंगे। बिल्कुल ठीक है, हमेशा शुष्क मर्दा के लिए शुष्क मर्दा ही अपने घनत्व निकालते समय काम में ली जाती है। घनत्व जब आप निकालोगे तो वेट और वॉल्यूम ड्राई सॉइल का ही निकालो, है ना, हमेशा ड्राई का ही निकलता है, वेट का कभी नहीं निकलता है। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? ये पूछा कि वास्तव में ट्रू डेंसिटी कौन सी है, वास्तविक घनत्व कौन सा है। अरे भाई वास्तविक घनत्व कौन सा होगा? वास्तविक घनत्व पार्टिकल डेंसिटी होगी, कण घनत्व, क्योंकि मिट्टी मिट्टी कण कण तो ये है ना, कण घनत्व को ही वास्तविक घनत्व कहते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कण घनत्व को ही वास्तविक घनत्व कहा जाता है। पार्टिकल डेंसिटी इज ट्रू डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी इज
ट्रू डेंसिटी। कण घनत्व ही वास्तविक घनत्व है, और कण जो घनत्व है वो किसका घनत्व है? ठोस का घनत्व है। इसलिए कण घनत्व को अपने ठोस घनत्व भी कहते हैं। ठोस घनत्व, कण घनत्व और ट्रू डेंसिटी है वो किसे कहा जाता है? पार्टिकल डेंसिटी को कहा जाता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, फटाफट शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइव लेके आए। सबसे मेन डिफरेंस यहीं से स्टार्ट होता है, बाकी आगे तो हम फटाफट समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हमने कण घनत्व और स्थूल घनत्व में डिफरेंस देखा। अब दूसरी बात, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था सेम ही सोइल का, है ना, और सेम ही अपने उसकी कैलकुलेशन कर रहे थे, तो उसमें कण घनत्व ज्यादा आया था, स्थूल घनत्व कम आया। देखो स्थूल घनत्व हमेशा ही कम होता है क्योंकि उसमें वायु का भी साथ में क्या आ जाता है? घनत्व आ जाता है। तो स्थूल घनत्व हमेशा ही कम होता है, कण घनत्व हमेशा ही ज्यादा होता है। किसी मर्दा में जो कण घनत्व होता है उसकी तुलना से स्थूल घनत्व हमेशा ही कम होगा और लगभग आधा होगा। लगभग कितना होता है? आधा। लगभग आधा क्यों बोला? क्योंकि लगभग रंध्र प्रतिशत कितने हैं? एवरेज रंध्र प्रतिशत कितने हैं? 50, तो 50 रिड्यूस हो जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे। वैसे तो आपने मर्दा का कण घनत्व ये पढ़ा है और आपने मर्दा का स्थूल घनत्व है वो जनरली कितना पढ़ा है? 1.33 पढ़ा है। तो ये स्थूल घनत्व है नीचे वाला, जिसको हम क्या बोलेंगे शॉर्ट में? बल्क डेंसिटी, और ऊपर वाला कण घनत्व जिसको हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल डेंसिटी। एक को हमने क्या बोला? बल्क डेंसिटी, दूसरे को पार्टिकल डेंसिटी। तो हमेशा ही कण घनत्व स्थूल घनत्व की तुलना से जस्ट डबल होता है, जस्ट डबल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो अपनी बात करते हैं स्थूल घनत्व की। दोनों में मैंने डिफरेंस बता दिया है। इस जो अपने स्थूल घनत्व है, बल्क डेंसिटी है, उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता देते हैं। जब आप मर्दा का घनत्व निकालते हैं तो भार किसमें आएगा? जो भार है वो आपका ग्राम में आएगा। जो भार है वो आपका ग्राम में आता है। भार जो है वो ग्राम में आता है, और जो आयतन होता है वो हमेशा किसमें आता है? क्यूबिक सेंटीमीटर के, यानी घन सेंटीमीटर में आता है। तो अब आपसे पूछ ले कि घनत्व की इकाई क्या होती है, तो घनत्व की इकाई होती है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, हिंदी में लिखूं तो ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। चाहे आप स्थूल घनत्व निकाल रहे हैं चाहे कण घनत्व निकाल रहे हैं, इकाई हमेशा क्या होगी? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको शॉर्ट में सीसी बोल देते हैं ना। तो ये इकाई देखो, वजन किसमें लोगे? ग्राम में। आयतन किसमें लोगे? घन सेंटीमीटर के अंदर लोगे। तो जाहिर सी बात है कि ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसकी यूनिट होती है, ये इसकी इकाई होती है। अच्छे से याद रखिएगा। अब अपने चलते हैं स्थूल घनत्व की तरफ, यानी बल्क डेंसिटी की तरफ। बल्क डेंसिटी कण जो घनत्व होता है, पार्टिकल डेंसिटी होती है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बल्क डेंसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन पार्टिकल डेंसिटी। कैसे मोर इंपॉर्टेंट होती है वो अभी देखते जाइए। सबसे पहले बल्क डेंसिटी देखो, बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? शुष्क मृदा का भार बटा शुष्क मृदा का आयतन। अब देखो जब आप आयतन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें क्या क्या आ जाएगा? ठोस प्लस रंध्र, यानी सब कुछ आ जाएंगे। ठोस प्लस रंध्र सब कुछ आ जाएंगे। ये मेजर आपको चीज ध्यान रखनी है। इसमें हम ऐसा नहीं है कि जो पोरोसिटी है, रंध्र अवकाश प्रतिशत है, उसको रिमूव कर देते हैं, नहीं करते हैं। यही बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, यही बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। शुष्क मृदा का भार बटा शुष्क मृदा का आयतन। मैंने कहा था भार हमेशा किसमें आएगा? ग्राम में, और आयतन किसमें आएगा? घन सेंटीमीटर के अंदर आएगा। तो यूनिट या इकाई होगी वो क्या हो जाएगी? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह से अपने क्या है जो बल्क डेंसिटी है वो निकाल लेंगे। बल्क डेंसिटी निकालने के लिए पहले आपको मृदा को सुखाना पड़ता है। सुखा कर अपने उसको ज्ञात आयतन के बर्तन में डालते हैं, जिससे आयतन आ जाता है, और उसी मृदा को तोल लेते हैं, वजन कर लेते हैं। जितना इसका वजन आता है और जितना इसका आयतन होता है, उनको दोनों को कैलकुलेट करके अपने क्या कर लेते हैं, जो बल्क डेंसिटी होती है, स्थूल घनत्व होता है, वो निकाल लिया जाता है। एक एवरेज मृदा का स्थूल घनत्व 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। एक एवरेज मृदा का जो स्थूल घनत्व होता है वो 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है।
अब तक जितने भी 12th लेवल के एग्जाम है उनमें ज्यादातर इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया। 12th लेवल के जो एग्जाम है, उससे हायर लेवल के एग्जाम है, उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, और जो पूछा जा सकता है वो आपको इस लेक्चर में बताया जाएगा। आपको ज्यादा कोई मतलब दिमाग में डाउट रहेगा नहीं और रखना भी नहीं है। अब देखो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। मैंने कहा कि जो मर्दा होती है उसका एवरेज जो स्थूल घनत्व होता है वो 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ये तो एवरेज मर्दा का है। लेकिन अब क्या है, अगर हम बालू मर्दा की बात करें तो बालू मर्दा में जो स्थूल घनत्व होता है वो 1.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। वहीं पे अगर अपने दोमट की बात करें तो दोमट का घनत्व कम हो जाएगा, 1.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। कारण भी बताऊंगा, लॉजिक भी बताऊंगा। आप ये मत सोचिए कि हमें याद रखना पड़े, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा। सिल्ट जो है या सिल्ट दोमट है उसका जो स्थूल घनत्व है वो 1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, और क्ले का स्थूल घनत्व सबसे कम होता है। क्ले का स्थूल घनत्व सबसे कम होता है, 1.1 होता है। अब देखिए इसको लॉजिकली समझिए। वैसे तो अपने रंध्रावकाश प्रतिशत है वो स्थूल घनत्व और कण घनत्व जब ज्ञात होता है उसके बाद निकालते हैं, लेकिन यह समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं ताकि आपके क्लियर कट हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं बालू मिट्टी की। देखो बालू मिट्टी में अगर आपको पता हो तो जो ठोस होता है वो 60% होता है, 60% ठोस होता है और 40% जो होते हैं वो रंध्र होते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर मैं क्ले की बात करूं, दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं क्ले की, तो क्ले के अंदर क्या होता है, सॉरी क्ले के अंदर जनरली क्या होता है, यहां पे दोबारा बना देता हूं। जो क्ले होता है उसके अंदर जो ठोस होता है, जो ठोस होता है वो जनरली होता है आपका 42%। 42% ठोस होता है और 58% होते हैं वो रंध्र होते हैं, 58% रंध्र होते हैं। ये जनरली क्ले के लिए। अब आप थोड़ी सी गौर करिए, अगर हमने ये बर्तन लिया ज्ञात आयतन का और इसमें सबसे पहले हमने भरा बालू, सबसे पहले क्या भरा, इसके अंदर बालू मिट्टी भरी। अगर हम इसमें बालू मिट्टी भरते हैं तो अब आप देखिए इस बालू मिट्टी में ठोस कितना भरा जाएगा, 60%। रंध्र कितने भरे जाएंगे, 40, और रंध्रों का तो वजन आएगा ही नहीं। वजन सिर्फ किसका आता है, ठोस का। तो जाहिर सी बात है इसमें ठोस कितना आ गया, 60% हिस्सा ठोस आ जाएगा। इसका जो 60% हिस्सा है वो ठोस आ जाएगा। वहीं पर अगर हम सेम ही क्या करते, यहां पर इसी बर्तन में क्ले भरते तो क्ले में ठोस कितना आता, 42%, और रंध्र है वो कितने आ जाते, 58%। वजन कितने हिस्से का आता, 42% का, और बालू में वजन कितने हिस्से का आता, 60%, क्योंकि वजन तो ठोस का ही होता है, रंध्रों का तो वजन होता ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है वजन जिसका ज्यादा होता है, जो भी आप बटा में चीज लिखते हो उसमें जो ऊपर चीज होती है अगर वो बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उत्तर भी आपका बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है बालू में ठोस ज्यादा तुलेंगे तो भार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा तो स्थूल घनत्व ज्यादा होगा। क्ले के अंदर रंध्र ज्यादा होते हैं, रंध्र ज्यादा होते हैं तो ठोस कम है। ठोस अगर आप तोलोगे तो वजन क्या आएगा, कम आएगा, और वजन अगर आपका कम आ गया है तो जाहिर सी बात है कि स्थूल घनत्व है वो भी कम आएगा। इसलिए बालू का स्थूल घनत्व, बल्क डेंसिटी हमेशा ही क्ले से ज्यादा होती है। जो बल्क डेंसिटी स्थूल घनत्व है वो सबसे कम क्ले का होता है और सबसे ज्यादा बालू का होता है। सबसे कम क्ले का होता है, सबसे ज्यादा बालू का होता है। क्ले का कितना होता है, 1.1, बालू का कितना होता है, 1.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। जितना मटेरियल में रंध्र ज्यादा होंगे, जितने मटेरियल में रंध्र ज्यादा होंगे उतना ही स्थूल घनत्व क्या होगा, कम होगा, और जितना मटेरियल खुद हल्का होगा उतना भी स्थूल घनत्व हमेशा क्या होता है, कम होता है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मैटर की, कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ का स्थूल घनत्व तो 0.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, 0.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है यानी कार्बनिक पदार्थ होता है उसका स्थूल घनत्व तो और भी कम होता है। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे हम उस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो स्थूल घनत्व आपको पता लगा, सबसे कम स्थूल घनत्व होता है क्ले का और सबसे ज्यादा स्थूल घनत्व यानी बल्क डेंसिटी होती है वो बालू की होती है। अब देखिए अगर कोई मिट्टी है, अगर कोई मर्दा है, अगर हम उसमें क्ले मिलाएंगे, अगर किसी मर्दा में अगर हम क्ले मिलाएंगे तो रंध्रता बढ़ेगी, और रंध्रता बढ़ेगी तो स्थूल घनत्व कम होगा।
अगर किसी मिट्टी में अगर हम क्ले मिलाएंगे तो रंध्रता बढ़ेगी, रंध्रता बढ़ेगी तो स्थूल घनत्व हमेशा ही घटेगा। आपसे पूछ ले कि खेत में क्ले मिलाने पर स्थूल घनत्व पर प्रभाव पड़ता है, खेत में क्ले मिलाने पर स्थूल घनत्व कम होता है, और वहीं पर अगर क्ले में वहीं पर अगर खेत में आप बालू मिट्टी मिलाते हो तो स्थूल घनत्व बढ़ता है। वहीं पर अगर बालू मिलाते हो तो स्थूल घनत्व हमेशा ही क्या होगा, बढ़ेगा। कल किसी एक स्टूडेंट ने क्वेरी भेजी थी कि जी बालू है उसके कण मोटे होते हैं, और कण मोटे होते हैं तो उसका रंध्रावकाश प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए था, तो ये कम कैसे है, आज समझेंगे। आज पोरोसिटी हमारा टॉपिक रहने वाला है, तो जाहिर सी बात है उसमें ये चीजें समझेंगे। चलो फटाफट। तो अगर किसी खेत में क्ले मिलाते हो तो स्थूल घनत्व होता है वो घटेगा, और बालू मिलाते हो तो स्थूल घनत्व हमेशा बढ़ेगा। देखो क्ले में रंध्रावकाश प्रतिशत हमेशा ही ज्यादा होता है और बालू में कम होता है, क्यों होता है वो भी बताएंगे आपको। अब देखो स्थूल घनत्व के कम होने का मतलब है क्ले की मात्रा बढ़ना। स्थूल घनत्व का कम होने का मतलब है क्ले की मात्रा क्या है, बढ़ना। दूसरी चीज ऑर्गेनिक मैटर है, उसका स्थूल घनत्व तो 0.5 घन सेंटीमीटर है, 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यानी जो ऑर्गेनिक मैटर होता है यानी कार्बनिक खाद होती है, उसका तो फिर स्थूल घनत्व और भी कम है। उसको चाहे किसी भी मिट्टी में मिला दो, किसी भी खेत में मिला दो, जाहिर सी बात है कि जो स्थूल घनत्व होगा वो क्या होगा, कम होगा। किसी भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर स्थूल घनत्व कम होता है, किसी भी मृदा में क्ले मिलाने पर भी स्थूल घनत्व कम होता है। अब आपको पता हो कार्बनिक पदार्थ में रंध्रावकाश प्रतिशत बहुत होता है, क्ले के अंदर भी रंध्रावकाश प्रतिशत बहुत होता है। जैसे जैसे स्थूल घनत्व घटेगा वैसे वैसे कार्बनिक पदार्थ और क्ले की मात्रा बढ़ेगी, जैसे जैसे स्थूल घनत्व घटेगा वैसे वैसे कार्बनिक पदार्थ और क्ले की मात्रा बढ़ेगी। कार्बनिक पदार्थ और क्ले की मात्रा बढ़ेगी तो रंध्रावकाश प्रतिशत बढ़ेगा, रंध्रावकाश प्रतिशत बढ़ेगा तो जल धारण क्षमता बढ़ेगी, जल धारण क्षमता बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है फसल अच्छी होगी। जैसे जैसे स्थूल घनत्व घटेगा वैसे वैसे रंध्रावकाश बढ़ेगा, वैसे वैसे रंध्रावकाश बढ़ेगा वैसे वैसे वायु की विसरण दर भी बढ़ेगी। तो अब एक चीज नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, अगर किसी मृदा का स्थूल घनत्व कम होता है तो उसमें क्ले के कण बढ़ते हैं, कार्बनिक पदार्थ के कण बढ़ते हैं, उसका रंध्रावकाश प्रतिशत बढ़ता है, उसकी वायु विसरण दर बढ़ती है और उसकी जल धारण क्षमता बढ़ती है। और ये चीजें बढ़ती है तो मिट्टी उर्वर होती है। इसका मतलब स्थूल घनत्व घटने के साथ साथ मिट्टी उर्वर होती है, स्थूल घनत्व बढ़ने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता कम होती है। यही लॉजिक से क्वेश्चन है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर स्थूल घनत्व घटता है तो उर्वरा क्षमता बढ़ती है, अगर स्थूल घनत्व बढ़ेगा तो उर्वरा क्षमता क्या होगी, घटेगी। ये चीजें आपको याद रखनी है। फटाफट दोबारा से, अगर किसी मिट्टी का स्थूल घनत्व घटता है क्ले के कण बढ़ेंगे, कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा, रंध्रावकाश प्रतिशत बढ़ेगा, वायु विसरण दर बढ़ेगी, जल धारण क्षमता बढ़ेगी, उर्वरा क्षमता है वो भी बढ़ती है। तो स्थूल घनत्व से आपको बहुत सारी बातें पता लगती है। नेक्स्ट, अगर किसी मिट्टी में क्ले मिलाते हो तो स्थूल घनत्व घटता है, किसी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाते हो तो स्थूल घनत्व बहुत ज्यादा घटेगा क्योंकि कार्बनिक पदार्थ तो बहुत हल्का होता है। देखो ये चीजें तो हो गई। एक चीज और ध्यान रखो, खेत के अंदर जब हम भूपरिष्करण करते हैं, टिलेज करते हैं, हल चलाते हैं, मिट्टी के अंदर कोई मैन्युपुलेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है रंध्रावकाश प्रतिशत बढ़ जाता है। रंध्रावकाश प्रतिशत बढ़ जाता है यानी आयतन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, आयतन। भार उतने का उतना ही रहना होता है, तो भार तो उतना ही रहेगा लेकिन उसका आयतन बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब आप स्थूल घनत्व निकालोगे तो कम हो जाएगा। भूपरिष्करण करने के बाद स्थूल घनत्व कम होता है, भूपरिष्करण करने के बाद स्थूल घनत्व कम होता है, रंध्रावकाश प्रतिशत बढ़ता है, जल धारण क्षमता बढ़ती है, वायु विसरण दर बढ़ती है, वायु विसरण दर बढ़ती है। इसीलिए तो आप बीज लगाने से पहले खेत में जुताई करते हैं या नहीं करते? तो जुताई करने का मुख्य कारण यही रहता है, जुताई करने का मुख्य कारण यही रहता है। क्लियर है आपके? भूपरिष्करण करने से रंध्रावकाश बढ़ता है यानी स्थूल घनत्व घटता है, क्ले मिलाने से रंध्रावकाश बढ़ता है यानी स्थूल घनत्व घटता है, कार्बनिक पदार्थ मिलाने से रंध्रावकाश बढ़ता है यानी स्थूल घनत्व घटता है। स्थूल घनत्व घट गया तो उर्वरता बढ़ जाएगी, जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी, वायु विसरण दर बढ़ जाएगी और मिट्टी की उर्वरा क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ये ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं में से कोई एक आधा क्वेश्चन आपका आना होता है, इससे ज्यादा और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? सबसे ज्यादा स्थूल घनत्व बालू का, सबसे कम क्ले का और इससे भी बहुत कम
ऑर्गेनिक मैटर का, कार्बनिक पदार्थ का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपने बात करते हैं आगे कण घनत्व की, पार्टिकल डेंसिटी की। स्थूल घनत्व में बस इतना ही, कुछ 2-3 चीजें और है वो बताऊंगा, कण घनत्व के साथ बताएंगे ना। कण घनत्व, हमने ये एक डायग्राम बनाया, उसके अंदर बात की थी कि मिट्टी में 50% क्या है, ठोस। मिट्टी जो है उसमें 50% ठोस है आपका, ठीक है, और 50% रंध्र है। जब आप कण घनत्व निकालते हो तो इस भाग को, रंध्रों को तो हटा ही देते हो, सिर्फ आपको किससे मतलब है, सिर्फ और सिर्फ आपको कणों से मतलब होता है, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल से मतलब होता है, रंध्र का कोई मतलब नहीं है, रंध्र से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। अब देखो, आपने कोई ज्ञात आयतन का बर्तन लिया और इसके अंदर ये मर्दा भरोगे, इसके अंदर जब आप मर्दा भरोगे तो रंध्र कैसे माइनस करोगे, जब आप इसमें मर्दा भरोगे, जहां कण है वहां रंध्र तो रहेंगे भाई, जहां कण है वहां हमेशा क्या रहेंगे, रंध्र तो रहने ही रहने हैं, फिर आप रंध्रों को माइनस कैसे करोगे। आपको आयतन भी किसका लेना है, सिर्फ ठोस का लेना है, और जो आपको भार लेना है वो भी किसका लेना है, ठोस। ठोस बोले तो सिर्फ और सिर्फ कण यानी पार्टिकल, पार्टिकल का सिर्फ आपको वजन लेना है और पार्टिकल का ही सिर्फ आपको आयतन लेना है। जब आप पूरी मर्दा का वजन लेते हैं, सूखी मर्दा का, तो रंध्रों का वजन आता ही नहीं है, तो वो मेहनत करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रंध्रों में क्या है, हवा, हवा का वजन आता ही नहीं। तो पूरी मिट्टी सुखा के वजन ले लोगे तो वो ही ठोस का वजन है, पूरी मिट्टी सुखा के अगर आप उसका वजन कर लोगे तो वही ठोस का वजन है और वही कुल मिट्टी का वजन है, क्योंकि इसमें तो वायु है, वायु का वजन तो आना ही नहीं है। लेकिन दिक्कत आती है आयतन में। अगर आप इस पूरे का आयतन ले लेते हो तो 10 घन सेंटीमीटर हो जाता है, और वहीं पर अगर इसके आधे का आयतन ले लेते हो तो कितना हो जाता है, 5 घन सेंटीमीटर हो जाता है। आयतन पे फर्क पड़ेगा, बट आयतन मापने के लिए आप रंध्रों को कैसे माइनस करेंगे। देखिए, पहले आप क्या करेंगे, मर्दा को सुखाएंगे, ज्ञात आयतन के बर्तन में भरेंगे, पहले मर्दा को सुखाएंगे, फिर ज्ञात आयतन के बर्तन में भरेंगे, और भरने के बाद क्या करेंगे, उसका वजन ले लेंगे, उसका वजन ले लेंगे, उसके बाद वापस इसमें भरेंगे, वापस इसमें भरेंगे, तो अब आप इसको रंध्र माइनस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें पानी भरना स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर क्या है, पानी भरना स्टार्ट करेंगे। अगर आप इसमें पानी भरेंगे तो पानी कहां जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रंध्रों में जाएगा। पानी सिर्फ किसमें जाएगा, रंध्रों में। जितना पानी इसमें भर जाए, जितना पानी भर जाए, उस पानी के आयतन को कुल आयतन में से माइनस कर दो, यानी टोटल आयतन कितना है, 10 घन सेंटीमीटर। इसमें रंध्रों के बीच में पानी भरा गया 4 घन सेंटीमीटर, तो पानी पानी का आयतन निकाल दो, पीछे किसका आयतन बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ठोस का आयतन बच जाएगा। इस तरह से आप सिर्फ ठोस का आयतन निकाल सकते हैं, इस तरह से आप ठोस का आयतन निकाल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ने आंसर दे दिया था कि आप पानी भरकर क्या कर सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, तो हम यहां पर पानी भर के ही आयतन निकालते हैं। अब देखिए, इसका फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए गौर से। शुष्क ठोस मर्दा, शुष्क ठोस मर्दा, ठोस यानी कण, ऐसा भी लिखा जा सकता था, नीचे लिख देता हूं, शुष्क मर्दा कणों, मर्दा कणों को लिख दिया या ठोस मर्दा को लिख दिया, एक ही बात है ना। शुष्क ठोस मर्दा का आयतन, आयतन किसमें होगा, घन सेंटीमीटर में। ऊपर क्या लिख दोगे, शुष्क ठोस मर्दा का भार, शुष्क ठोस मर्दा का भार। अगर शुष्क मर्दा का भार लिख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भार अगर शुष्क का लोगे तो भी उतना आना है, और सिर्फ ठोस का लोगे तो भी उतना आना है, क्योंकि जो रंध्र होंगे उनमें वायु भरी और वायु का भार कभी आता नहीं है। तो सीधा आप शुष्क मर्दा का भार भी लिख दो या शुष्क ठोस मर्दा का भार लिख दो, एक ही बात है। शुष्क ठोस मर्दा का आयतन, आयतन हमेशा शुष्क और ठोस मर्दा का होगा, इसमें रंध्रों को शामिल नहीं करना। डिफरेंस यहीं पे आता है, डिफरेंस किसमें आता है, यहीं पे आता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, पार्टिकल डेंसिटी का और कण घनत्व का है। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया था, जो डिफरेंस है वो ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अब अगर मैं बल्क डेंसिटी की परिभाषा बोलूं तो क्या बोलूंगा, शुष्क मर्दा का भार बटा शुष्क मर्दा का आयतन को ही अपने क्या कहते हैं, या शुष्क मर्दा का भार शुष्क मर्दा का भार व शुष्क मर्दा के आयतन के प्रतिशत अनुपात, सॉरी, शुष्क मर्दा के भार और शुष्क मर्दा के आयतन के अनुपात को ही अपने स्थूल घनत्व कहते हैं। कण घनत्व में क्या बोल देंगे, शुष्क ठोस मर्दा का भार व शुष्क ठोस मर्दा के आयतन के अनुपात को ही अपने क्या बोल देते हैं, कण घनत्व। डेफिनेशन कोई वैल्यू नहीं रखती है, डेफिनेशन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, फॉर्मूला याद है, डेफिनेशन तो आप डेवलप कर देंगे। कहानी समझ में आनी चाहिए, और खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको लॉजिक क्लियर हो जाने चाहिए। क्वेश्चन किसी तरह से घुमा फिरा के फेंक दिया जाता है, बस आपकी समझ है तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये पार्टिकल डेंसिटी यानी कण घनत्व जो है उसका अपने फॉर्मूला हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से समझाता हूं।
अगर आप पढ़ेंगे कि मृदा का कण घनत्व कितना होता है, सभी बच्चों ने याद कर रखा होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, स्थूल घनत्व और कण घनत्व। तो सभी ने यही आंसर दिया होगा। मिट्टी का जो एवरेज कण घनत्व होता है वो होता है 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है वो पार्टिकल डेंसिटी या कण घनत्व होता है किसी मृदा का। औसत मृदाओं के हैं ये, बाकी कणों का तो स्थूल घनत्व मैंने अलग अलग बताया था, जैसे बालू का स्थूल घनत्व अलग अलग बताया था कणों का, जैसे बालू मिट्टी है उसका 1.6 बताया था, क्ले है 1.1। वैसे ही कण घनत्व जो है वो अलग अलग मिट्टी का अलग अलग होगा, जाहिर सी बात है। एवरेज कितना होता है? 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है वो कण घनत्व होता है। क्लियर है आपके? अब देखिए, हमने पीछे बात की थी बालू जो है, बालू के अंदर जो रंध्र प्रतिशत है, जो बालू है उसके अंदर जो रंध्र प्रतिशत है वो कम होते हैं। अब जैसे मैं ये बात करूं, ये बालू है, बालू में ठोस कितना है? बालू के अंदर जी ठोस है वो 60% ठोस है, और रंध्र कितना है? 40। रंध्र कितने ही हो, अपने को तो रंध्र माइनस कर देने हैं, रंध्र है वो माइनस कर देने हैं। वैसे ही अपने क्ले की बात करें तो क्ले में जो ठोस होता है वो कितना होता है? 42% होता है, और रंध्र होते हैं वो कितने होते हैं? 58% होते हैं। हमें रंध्रों से क्या फर्क पड़ना है, हमें तो रंध्र क्या करने हैं? माइनस करने हैं। तो अब रंध्रावकाश का जो है, रंध्रावकाश प्रतिशत है, उसका फर्क कभी कण घनत्व पे पड़ता ही नहीं है। रंध्रावकाश प्रतिशत का कण घनत्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रंध्रों को तो आप क्या करने वाले हैं? माइनस करने वाले हैं। तो अब बात किस पर निर्भर होगी? अब मिट्टी के कण में वजन कितना है, मिट्टी के कण में वजन कितना है। आपने कभी क्रॉप पढ़ी है, तो क्रॉप कल्टीवेशन जब पढ़ते हो तो भारी मृदा हल्की मृदा शब्द यूज करते हो, भारी मृदा हल्की मृदा शब्द यूज करते हो, हैवी सॉइल और लाइट सॉइल जो वर्ड है वो यूज करते हो। जो भारी मृदा है यानी हैवी सॉइल है वो शब्द यूज किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? बताओ भी फटाफट। जो हैवी सॉइल है या भारी मृदा है वो शब्द किसके लिए यूज करेंगे? ठीक है, आंसर ठीक दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। भारी या फिर हैवी जो सॉइल है वो शब्द यूज करते हैं अपने क्ले के लिए। किसके लिए यूज करेंगे? हमेशा क्ले के लिए यूज करेंगे। और हल्की मृदा यानी लाइट सॉइल है ये शब्द यूज करते हैं अपने सैंडी सॉइल यानी बालू मृदा के लिए। तो जो क्ले का कण होता है वो हमेशा भारी होता है, और बालू मिट्टी है उसका कण हमेशा हल्का होता है। हमें यहां सिर्फ कणों पे ही जाना है और किसी पे जाना ही नहीं है, सॉलिड पार्टिकल पे जाना है और किसी पे जाना ही नहीं है। अगर आप सॉलिड पार्टिकल पे जाओगे तो जिसका वजन ज्यादा होता है उसका कण घनत्व ज्यादा आएगा, और जिसका वजन कम होता है जाहिर सी बात है उसका कण घनत्व भी कम आएगा। तो इस आधार पर बताओ कण घनत्व ज्यादा किसका होता है? इस आधार पर बताओ कि पार्टिकल जो डेंसिटी है, कण घनत्व है, वो ज्यादा किसका होता है? पार्टिकल डेंसिटी या जो कण घनत्व होता है वो ज्यादा होता है क्ले का, और कम किसका होता है? बालू, क्योंकि बालू का कण हल्का होता है और क्ले का कण क्या है? भारी होता है। तो इस चीज पर आपको विशेष ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, सबसे ज्यादा कण घनत्व होगा क्ले का और सबसे कम किसका होगा? बालू का। और अगर उससे भी कम जाओगे तो उससे भी कम किसका होगा? कार्बनिक पदार्थ, बहुत हल्का होता है उसका कण घनत्व सबसे कम होता है। अब देखो, मैं अलग अलग पार्टिकल के कणों की बात करूं तो बड़ी जो बालू होती है उसका कण घनत्व होता है 2.655 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। माहीन बालू, बड़ी बालू मतलब कोर्स सैंड, माहीन बालू यानी फाइन सैंड, इसका जो कण घनत्व होता है वो 2.659 होता है, 2.659 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट अपने बात करें सिल्ट। सिल्ट जो है इसका जो कण घनत्व होता है वो 2.798, और सबसे ज्यादा जो कण घनत्व होता है क्ले का होता है, कितना होता है? 2.837 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, है ना। 2.837 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 2.837 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सबसे ज्यादा कण घनत्व किसका होगा? क्ले का, उसके बाद किसका होगा? सिल्ट का, और उसके बाद किसका होगा? बालू का। ये बात किसके लिए है? कण घनत्व के लिए। वहीं पर बात होती स्थूल घनत्व की, तो स्थूल घनत्व में क्या होता? क्ले का कण घनत्व, स्थूल घनत्व क्ले का स्थूल घनत्व सबसे कम, उससे ज्यादा सिल्ट का, और उससे ज्यादा बालू का, जस्ट उल्टा हो जाता। स्थूल घनत्व यानी बल्क डेंसिटी सबसे ज्यादा बालू की, और कण घनत्व यानी पार्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा क्ले की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखना है। अगर आपको बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी समझ में आ गई है तो फटाफट लाइक कीजिए, भी लाइक में कंजूसी मत करिए, है ना। समझ में आ गई तो बताइए भी आपको समझ में आ रहा है।
अब देखो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको और बताता हूं। पार्टिकल डेंसिटी में से हम जो है रंध्र कभी गिनते ही नहीं है, कण घनत्व में रंध्र गिनते ही नहीं है, स्थूल घनत्व के अंदर अपने रंध्र गिनते हैं, स्थूल घनत्व के अंदर अपने रंध्र गिनते हैं। तो पार्टिकल डेंसिटी है वो हमें कुछ ज्यादा सूचनाएं नहीं दे पाती है मिट्टी के बारे में, लेकिन स्थूल घनत्व है वो हमें बहुत सारी सूचनाएं। हमने पीछे बोला था स्थूल घनत्व कम होने पर रंध्र अवकाश प्रतिशत अधिक होता है, स्थूल घनत्व कम होने पर क्ले के पार्टिकल ज्यादा होते हैं, या फिर स्थूल घनत्व अधिक होता है तो बालू के पार्टिकल ज्यादा होते हैं। अगर स्थूल घनत्व ज्यादा होगा तो बालू ज्यादा होगा, स्थूल घनत्व कम होगा तो क्ले ज्यादा होगा, स्थूल घनत्व कम है तो कार्बनिक पदार्थ क्या होगा, ज्यादा होगा, स्थूल घनत्व कम है तो उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। लेकिन जो पार्टिकल डेंसिटी है, कण घनत्व है, वो इतनी सारी सूचनाएं हमें नहीं देती है। इतनी सारी सूचनाएं कैसे नहीं देती, देखो आप यहां पे देखिए, क्ले की जो पार्टिकल डेंसिटी है, जो क्ले है उसकी जो पार्टिकल डेंसिटी है, यानी क्ले का जो कण घनत्व है वो 2.837 है, सबसे ज्यादा है। वहीं पे मैंने बोला कार्बनिक पदार्थ का जो कण घनत्व होता है वो सबसे कम होता है। अगर हम किसी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं तो कण घनत्व कम होगा, और अगर हम किसी मिट्टी में क्ले मिलाते हैं तो जाहिर सी बात है कण घनत्व होगा वो अधिक होगा, कण घनत्व है वो अधिक होगा। जनरली होता क्या है, किसी मिट्टी में क्ले की मात्रा बढ़ती है तो उर्वरा बढ़ती है, किसी मिट्टी में क्ले की मात्रा बढ़ती है तो उर्वरा बढ़ती है, और किसी मिट्टी में अगर किसी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं तो भी उर्वरा क्षमता बढ़ती है। देखो दो बातें गौर से सुनना, अगर किसी मिट्टी में आप क्ले मिलाते हो तो उर्वरा क्षमता बढ़ती है, और किसी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं तो भी उर्वरा क्षमता तो बढ़ेगी। लेकिन यहां तो देखो दो अपोजिट चीजें, कार्बनिक पदार्थ मिलाने से जो कण घनत्व है वो कम होगा, और क्ले मिलाने से क्ले मिलाने पर जो उर्वरा क्षमता कण घनत्व होता है वो बढ़ेगा। दोबारा गौर करिए, जो कार्बनिक पदार्थ है वो अगर किसी मिट्टी में आप मिलाते हो तो उसका कण घनत्व कम होगा, और क्ले मिलाते हो तो कण घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। अब हम ये बात तो बोल ही नहीं सकते कि पार्टिकल डेंसिटी बढ़ने से, कण घनत्व बढ़ने से उर्वरा क्षमता बढ़ती है या घटती है। कैसे, देखो अगर आप क्ले मिला रहे हैं तो कण घनत्व बढ़ेगा, इस आधार पे हम बोल दें कि कण घनत्व बढ़ने से उर्वरा क्षमता बढ़ती है, ठीक है। दूसरी तरफ अपने क्या बोलेंगे, कार्बनिक पदार्थ मिलाने से कण घनत्व घटता है, और कण घनत्व घटने से उर्वरा क्षमता बढ़ती है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ मिला रहे हैं। तो दोनों अपोजिट बात होगी ना, तो कण घनत्व हमें कुछ ज्यादा सूचनाएं नहीं देता है, हमें जो ज्यादा सूचनाएं देता है वो स्थूल घनत्व। तो ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, स्थूल घनत्व। लेकिन आपको रंध्रता प्रतिशत निकालने के लिए कण घनत्व का भी ज्ञान जरूरी है और स्थूल घनत्व का भी ज्ञान जरूरी है, बल्क डेंसिटी का भी नॉलेज जरूरी है और पार्टिकल डेंसिटी का भी नॉलेज जरूरी है। अब देखो मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको बताता हूं। अगर किसी मिट्टी में अपने कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं, अगर किसी मिट्टी में हम कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं तो कण घनत्व कम होगा, किसी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं तो कण घनत्व कम होगा, क्योंकि जो कार्बनिक पदार्थ है वो हल्का होता है, और जाहिर सी बात है ठोस भी होता है, हल्का भी है ठोस भी है, और जो अपने कण घनत्व निकालते हैं वो तो पूरे ठोस का निकालते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ मिलाने से कण घनत्व हमेशा ही कम होता है। लेकिन मैं दूसरी बात बोलूं कि अगर किसी मिट्टी में अगर भूपरिष्करण किया जाए, मिट्टी में भूपरिष्करण किया जाए तो कण घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी मिट्टी में हल चलाया जाए, टिलेज किया जाए, भूपरिष्करण किया जाए तो कैसा प्रभाव पड़ेगा, बताइए भी कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी मिट्टी में हल चलाया जाए, भूपरिष्करण किया जाए तो कैसा प्रभाव पड़ेगा, कण घनत्व की बात कर रहे हैं। रंध्र अवकाश प्रतिशत बढ़ेगा, और रंध्र अवकाश प्रतिशत बढ़ेगा तो कण घनत्व पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं है। चाहे रंध्र अवकाश प्रतिशत ज्यादा हो चाहे कम हो, हमें तो उसको रिमूव करना ही है, हमें तो उसको रिमूव करना ही है। तो भूपरिष्करण करते हैं उसका कण घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भूपरिष्करण करते हैं उसका कण घनत्व पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन भूपरिष्करण से स्थूल घनत्व है वो हमेशा ही घटता है, भूपरिष्करण से स्थूल घनत्व हमेशा ही घटेगा, लेकिन जो कण घनत्व है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मैं आपको एक कमांड सी चीज करवा देता हूं जिससे आपको बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी दोनों में तुलना और आसानी से हो जाएगी। देखिए एक तरफ हम लिख लेते हैं बीडी यानी पार्टिकल डेंसिटी, दूसरी तरफ अपने लिख लेते हैं पीडी यानी पार्टिकल डेंसिटी। बीडी बल्क डेंसिटी, पीडी मतलब पार्टिकल डेंसिटी। अब देखिए सबसे पहले हम बात करें कणाकार, कणाकार यानी कण कौन से हैं। तो कणाकार का बल्क डेंसिटी पर भी फर्क पड़ता है और पार्टिकल डेंसिटी पर भी फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ा, हमने बालू और क्ले की जो बल्क डेंसिटी है वो अलग अलग पड़ी, बालू की कितनी पड़ी 1.6 और क्ले की कितनी पड़ी 1.1,
वहीं पे अपने कण घनत्व बालू का 2.65 पड़ा और वहीं पे क्ले का 2.83 पड़ा। तो जाहिर सी बात है मिट्टी के जो कण होते हैं वो पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी दोनों पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें कणाकार के अलावा ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ अगर आप किसी मिट्टी में मिलाओगे तो स्थूल घनत्व भी कम होगा और पार्टिकल डेंसिटी यानी कण घनत्व भी कम होता है। दोनों पे ही प्रभाव पड़ता है, लेकिन ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा, ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा, ये सबसे चीज ज्यादा गौर करने वाली है। ये मिट्टी है, इसमें आप ऑर्गेनिक मैटर मिलाओगे तो इसमें दो तरह का इफेक्ट पड़ेगा। एक तो क्या होगा, वजन हल्का होगा, और दूसरा प्रभाव क्या पड़ने वाला है, रंध्रावकाश प्रतिशत बढ़ेंगे। वजन हल्का होगा, रंध्रावकाश प्रतिशत है वो बढ़ेगा। वजन हल्का होगा, रंध्रावकाश प्रतिशत बढ़ेगा। बल्क डेंसिटी के अंदर वजन का भी फर्क पड़ता है और रंध्रों का भी फर्क पड़ता है, लेकिन पार्टिकल डेंसिटी में रंध्रों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क पड़ता है, वजन का फर्क पड़ता है। तो ऑर्गेनिक मैटर मिलाने से स्थूल घनत्व कम होता है, कण घनत्व भी कम होता है, लेकिन ज्यादा प्रभाव स्थूल घनत्व यानी बल्क डेंसिटी पर पड़ता है, क्योंकि रंध्रावकाश प्रतिशत बढ़ा है उसकी वजह से भी ये कम होगी, और दूसरा वजन हल्का हुआ है उसकी वजह से भी कम होगी। पार्टिकल डेंसिटी रंध्र बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क किसका पड़ेगा, फर्क यहाँ किस पे, फर्क किसका पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ वजन का फर्क पड़ने वाला है। तो ऑर्गेनिक मैटर का फर्क पड़ता है। नेक्स्ट अपने बात करें भू परिष्करण यानी टिलेज। भू परिष्करण करने से स्थूल घनत्व कम होता है, पार्टिकल डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कण घनत्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि भू परिष्करण से रंध्रावकाश प्रतिशत बढ़ेगा। रंध्रावकाश पीडी से कोई मतलब नहीं है, पीडी उसको तो पहले निकाल देता है, कण घनत्व है वो उसको क्या कर देता है, पहले ही माइनस कर देता है। उसके अलावा पेत्रक पदार्थ, पेत्रक पदार्थ, पेत्रक पदार्थ यानी जिन खनिजों से, जिन चट्टानों से मृदा बनती है, अगर वो भारी होते हैं तो स्थूल घनत्व ज्यादा आएगा और पार्टिकल डेंसिटी यानी कण घनत्व भी ज्यादा आएगा। अगर वो हल्के होते हैं तो जाहिर सी बात है ये दोनों ही क्या है, कम आएंगे, लेकिन ज्यादा फर्क पड़ता है वो कण घनत्व पे पड़ता है। जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, इनसे क्ले बनती है और क्ले का वजन क्या होता है, ज्यादा, इस वजह से पार्टिकल डेंसिटी भी क्या होती है, ज्यादा। अगर पेत्रक पदार्थ भारी था तो कण घनत्व पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और पेत्रक पदार्थ हल्का था तो भी कण घनत्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी पेत्रक पदार्थ के भार पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वो पार्टिकल डेंसिटी पे पड़ता है। बल्क डेंसिटी पे क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मान लो क्ले बन रहा है तो उसमें रंध्र भी तो बढ़ रहे हैं, क्ले बन रहा है तो रंध्र भी तो बढ़ रहे हैं ना। अकेला वजन बढ़ने से क्या होता है, रंध्र भी तो बढ़ रहे हैं, रंध्र बढ़ने से जो ठोस भाग है उसका प्रतिशत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये स्थूल घनत्व और कण घनत्व है। अपने जनरली क्या करते हैं, स्थूल घनत्व और कण घनत्व बहुत ऊपर ऊपर का पढ़ते हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको हम ढंग से क्लियर नहीं कर पाते हैं। अगर आपने इतना ढंग से पढ़ लिया है तो अब आपका कोई सा भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं है। और लास्ट में मैं बता देता हूं, किसी भी मृदा है उसका एवरेज स्थूल घनत्व 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है औसत मृदाओं का ना, और जो कण घनत्व होता है वो 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ये दो तो आपको अच्छे से याद रखने ही रखने हैं, बाकी याद रखोगे तो अच्छी बात है, कोई सा भी आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। मृदा रंध्रता, सॉइल पोरोसिटी दोबारा बता देता हूं, पता नहीं आवाज कब से बंद हो गई ना, मैंने कमेंट पे ध्यान नहीं दिया, मैं तो टॉपिक करवाने में मस्त हो गया। तो मृदा रंध्रता या सॉइल पोरोसिटी, मृदा रंध्रता या सॉइल पोरोसिटी कैसे निकालेंगे। रंध्रता जो होती है वो हमेशा किसमें होती है, प्रतिशत के अंदर होती है। तो मृदा रंध्रता निकालने से पहले आपको ठोस प्रतिशत भी तो पता होना चाहिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, रंध्रता प्रतिशत निकाल पाएंगे। रंध्रता प्रतिशत कैसे निकाल देते हैं, कुल आयतन, कुल आयतन अपने घेरा बना रहे थे तो कुल आयतन कितना होता है, 100% होता है। कुल आयतन माइनस, कुल आयतन माइनस ठोस प्रतिशत। अगर आप ये निकालेंगे तो रंध्रता प्रतिशत आ जाएगा। कुल आयतन अगर आपको पता है तो कुल आयतन तो हमेशा आपको कितना लेके चलना है, 100। ये कहीं से कैलकुलेट नहीं करना है, ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कुल आयतन कितना है, 100, क्योंकि हमने ये पाई डायग्राम बनाया और इसको हम किस में रखते हैं, 100% में रखते हैं। तो कुल आयतन कितना हुआ, 100, उसमें से ठोस प्रतिशत आपको निकाल देना है। जैसे ये एवरेज हमने सर्किल बनाया, इसमें 50% हमने ठोस बोला और 50% रंध्र बोला। इस हिसाब से 100 में से आपने 50 निकाला तो रंध्रावकाश प्रतिशत कितना आया, 50। बट ये तो औसत मृदा का है ना, ये तो अपने चीजों को नॉर्मली समझने के लिए। लेकिन आपको कोई मृदा का नमूना दे दिया गया और उस नमूने से आपको क्या करना है,
आपको मृदा रंध्रता प्रतिशत निकालना है, उस नमूने से मृदा रंध्रता प्रतिशत आपको निकालना है। तो फिर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो पहले आपको ठोस प्रतिशत आना चाहिए। अब ठोस प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या है? ठोस प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या है? ठोस प्रतिशत के लिए फॉर्मूला है बीडी बटा पीडी इंटू 100। आप हमेशा रंध्रता प्रतिशत का फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठोस प्रतिशत का पढ़ते नहीं है। अब आपको ठोस प्रतिशत का भी ध्यान रखना है। ठोस प्रतिशत का फॉर्मूला होता है बीडी बटा पीडी इंटू 100 होता है, ठीक है। अब आप रंध्रता प्रतिशत निकाल सकते हैं। आपको ठोस का फॉर्मूला पड़ता है, तो रंध्रता प्रतिशत आप किस तरह से निकालेंगे? देखो, रंध्रता प्रतिशत निकालेंगे, कुल आयतन कितना होता है 100 माइनस ठोस प्रतिशत। ठोस प्रतिशत का फॉर्मूला यहां पे लिख दो। ये ठोस प्रतिशत का आपने फॉर्मूला लिख दिया, तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका हो गया? रंध्रता प्रतिशत का। ये आपके सामने रंध्रता प्रतिशत का फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं? 1 माइनस बीडी बटा पीडी, ब्रैकेट से बाहर हम 100 कर देंगे। जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो पहले ये किससे गुना होगा? 1 से, तो 100 आ जाएगा। फिर बीडी और पीडी से गुना होगा तो बीडी पीडी इंटू 100 हो जाएगा। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं, एक तो ये और ये, दोनों ही किसके फॉर्मूले हैं? रंध्र अवकाश प्रतिशत के फॉर्मूले। दोनों ही किसके फॉर्मूले हैं? रंध्र अवकाश प्रतिशत के फॉर्मूले हैं। और ये फॉर्मूला है, ये किसका है? ठोस प्रतिशत का फॉर्मूला है। तो ये चारों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ये तो बड़ा सिंपल है, रंध्रता प्रतिशत बराबर कुल आयतन माइनस ठोस प्रतिशत। तो ठोस प्रतिशत कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से। रंध्रता प्रतिशत, जब हमारे पास ठोस प्रतिशत है तो रंध्रता प्रतिशत भी आ जाएगा 100 माइनस बीडी बटा पीडी इंटू 100। 100 माइनस बीडी बटा पीडी इंटू 100, 1 माइनस बीडी बटा पीटी इंटू 100 हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? रंध्रता प्रतिशत। बीडी का मतलब बल्क डेंसिटी और पीडी का मतलब क्या होता है? पार्टिकल डेंसिटी। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। हमने औसत मृदा का स्थूल घनत्व कितना याद रखा? हमने औसत मृदा का स्थूल घनत्व है वो रखा ध्यान में 1.33। कितना ध्यान में रखा? 1.33। कण घनत्व है वो कितना ध्यान में रखा? 2.65। फॉर्मूले में रख दिया हमने इसको। फॉर्मूले में हमने क्या रख दिया? इसको रख दिया। अब हमें ठोस प्रतिशत मिल जाएगा। ये फॉर्मूला ठोस प्रतिशत का। वहीं पे रंध्रता अवकाश प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? 100 माइनस 1.33 बटा 2.65 इंटू 100। ये देखो, ये फॉर्मूले में मैंने वैल्यू रखी है ठोस प्रतिशत की, ये वैल्यू रखी है मैंने रंध्रता अवकाश प्रतिशत की। अब देखो यहां पे इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 2 से कट जाएगा और ये कितने से कट जाएगा? 50 से। ठोस प्रतिशत कितना आया? 50। अब इसमें देखोगे तो आपने इसको काटा, कितना आया? 2। इसको यहां से काटा 50, 100 में से 50 गया, कितना आया? 50। हम एवरेज मृदाओं में क्या बोलते हैं? 50% ठोस होता है और 50% क्या होता है? रंध्र होता है। तो औसत मृदाओं की बात चल रही थी, तो औसत मृदाओं का ठोस प्रतिशत भी आ रहा है, औसत मृदाओं का रंध्र अवकाश प्रतिशत भी आ रहा है। एवरेज हम क्या बात कर रहे थे? हम एवरेज क्या बात कर रहे थे? 50% ठोस, 50% रंध्र। और एवरेज हम स्थूल घनत्व कितना बोल रहे थे? 1.33। और कण घनत्व कितना बोल रहे थे? 2.65। तो इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको बोलेंगे ये मृदा नमूना है, इसका कण घनत्व ये है और इसका जो स्थूल घनत्व, सॉरी, कण घनत्व ये है और इसका स्थूल घनत्व ये है, तो आप है वो इसका रंध्रता प्रतिशत निकालो। तो जैसे मैं आपको एक कोई क्वेश्चन दे दूं, मान लो कि कोई मिट्टी है, उसका जो कण घनत्व होता है वो 2.83 होता है। कोई मिट्टी है, उसका कण घनत्व 2.83 होता है और स्थूल घनत्व होता है वो 1.1 होता है। स्थूल घनत्व 1.1 होता है, तो उसका रंध्र अवकाश प्रतिशत कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके देख लेना आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला मैंने आपके सामने दे दिया है। मैं फॉर्मूले के अलावा जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उस सबको क्लीन कर देता हूं ताकि आपके ध्यान में फॉर्मूला बढ़िया बना रहे और आगे जब आप इस पीडीएफ को देखो तो फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये फॉर्मूला आपके सामने, ये भी आप बता देता हूं, इधर वाला पार्ट भी, ये लो जी, ये पार्ट हट गया। तो ये ठोस प्रतिशत, ये रंध्रता प्रतिशत के तीनों फॉर्मूले हैं। तो कोई सा भी फॉर्मूला दे आपको उत्तर निकाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें, रंध्रता अवकाश प्रतिशत कौन सी मृदा का कितना होता है। सबसे पहले हम बात करें जिसमें बालू के कण होते हैं, यानी जो बालू मिट्टी होती है उसका जो रंध्रता प्रतिशत, पोर स्पेस परसेंटेज होता है वो 40। सबसे कम रंध्रता प्रतिशत बालू की होती है। क्यों होती है? कल मैंने कहा था एक क्वेश्चन आया था, वो भी बता देंगे।
दोमट जो है उसका जो रंध्रता प्रतिशत है, दोमट का रंध्रता प्रतिशत 47 होता है। सिल्ट या सिल्ट दोमट का 50% होता है, और जो क्ले है उसका रंध्रता प्रतिशत 58। सबसे ज्यादा रंध्रता क्ले की होती है, सबसे कम बालू की होती है। सबसे ज्यादा स्थूल घनत्व बालू का होता है, सबसे कम क्ले का होता है। सबसे ज्यादा कण घनत्व क्ले का होता है और सबसे कम कण घनत्व होता है वो बालू का होता है। तो ये आपको 6 लाइनें बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो यहां पर जो अपना डिस्कशन है वो पोरोसिटी का भी हो गया, रंध्रावकाश प्रतिशत का भी हो गया। अब जो क्वेश्चन था उसको मैं क्लियर कर देता हूं। बालू के कण बड़े होते हैं, इसमें रंध्र बड़े होते हैं। इतने कण जहां बालू के होते हैं उतने में क्ले के कई कण आ जाएंगे, और कई कण आ जाएंगे तो कई रंध्र बीच में बन जाएंगे। तो रंध्र ज्यादा किसमें हुए? क्ले में। और रंध्रों का आकार मोटा किसमें हुआ? बालू में। बालू में रंध्रों का आकार मोटा होता है और क्ले के अंदर रंध्रों का आकार छोटा होता है। क्ले में रंध्रों की संख्या, रंध्र प्रतिशत ज्यादा होते हैं, बालू में रंध्र प्रतिशत कम होते हैं। मोटे रंध्र होना नुकसानदायक है क्योंकि पानी रुकेगा नहीं, पानी फटाफट नीचे की तरफ चला जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें क्ले की, तो उसमें पानी फटाफट पार नहीं होता है। तो क्ले की पारगम्यता कम होती है और बालू की पारगम्यता होती है वो ज्यादा होती है। बालू में जो रंध्र होते हैं उनका आकार बड़ा होता है, न कि रंध्रता प्रतिशत ज्यादा होता है। क्ले होते हैं उनके रंध्रों का आकार छोटा होता है, लेकिन रंध्रों की संख्या और प्रतिशत हमेशा ही ज्यादा होते हैं। इसीलिए क्ले जो मिट्टी होती है वो उत्तम होती है। क्ले जो मिट्टी होती है वो उत्तम होती है। अब आपको मैं एक कॉन्सेप्चुअल चीज बता देता हूं जो आपके बहुत काम आने वाली है। एक कॉन्सेप्चुअल चीज बता देता हूं जो आपके बहुत काम आने वाली है। गौर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी मर्दा समझने में बहुत काम आने वाली है, और ऐसी चीजें आपको बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए, ये जो मिट्टी का कण है, मिट्टी के कण पर हमेशा ऋणात्मक चार्ज होता है। मिट्टी के कण पर हमेशा ही ऋणात्मक चार्ज होता है। ऋणात्मक जो चार्ज है वो हमेशा किसको आकर्षित करेगा? धनात्मक को आकर्षित करेगा। ऋणात्मक जो चार्ज है वो हमेशा किसको आकर्षित करेगा? धनात्मक को। इसको हम धनायन विनिमय समता कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? धनायन विनिमय समता कहेंगे। क्या बोलेंगे? धनायन विनिमय समता कहेंगे। ये अच्छे से आपको याद रखना है। देखो, इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रकाश संश्लेषण, और दूसरी महत्वपूर्ण घटना है आयन विनिमय, यानी आयन एक्सचेंज। गीता में तो ये कहा गया अकेले ही आएंगे और अकेले ही जाएंगे, लेकिन आयनों के अंदर ये कहा अकेला कभी नहीं आता और अकेला कभी नहीं जाता। जो धनात्मक होता है वो किसको अपनी ओर आकर्षित करता है? ऋणात्मक को आकर्षित करता है। ठीक है, और जो ऋणात्मक होता है वो अपनी ओर किसको आकर्षित करता है? धनात्मक को आकर्षित करता है। जो धनात्मक को आकर्षित करे वो धनायन विनिमय समता, और जो ऋणात्मक को आकर्षित करे वो ऋणायन विनिमय समता होती है ना। एक केटायन एक्सचेंज और एक एनायन एक्सचेंज। ठीक है, तो मिट्टी पे कैसा चार्ज है? ऋणात्मक। किसको आकर्षित करेगा? धनायनों को। तो ये कौन सी समता होगी? धनायन विनिमय समता होगी। देखो इसका क्या रोल होता है। जैसे मान लो कि ये कोई कण है, इस कण में जो जो सतह आपको दिखाई दे रही है, जो चीज आपको बाहर से दिखाई दे रही है वो पृष्ठीय क्षेत्र है। जो चीज आपको बाहर से दिखाई दे रही है वो सिर्फ क्या है? पृष्ठीय क्षेत्र है। ठीक है, और जो अंदर है इसके वो आंतरिक क्षेत्र है। जो बाहर दिखाई दे रही है वो पृष्ठीय है, और जो अंदर दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? आंतरिक क्षेत्र है। ये कण मोटा है, हम इसको तोड़ दें, कण कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। देखो, पृष्ठीय क्षेत्र की तुलना हमेशा आंतरिक क्षेत्र से होती है। अब इसमें जो दिखाई दे रहा है वो सारे का सारा पृष्ठीय क्षेत्र है। जब हम इसको तोड़ देंगे तो अब छोटे कण हो गए। छोटे कण हुए तो पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ा या घटा? फटाफट बताएं, पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ा या घटा? नहीं जी, घटा नहीं है, बढ़ा है। कैसे बढ़ा है? जब आपने इसको तोड़ा तो अंदर की दो सतहें आपको और दिखने लगी। मैंने आपको क्या कहा था? पृष्ठीय क्षेत्र जो है वो तुलनात्मक किसके साथ बोलेंगे? आंतरिक क्षेत्र। तो आंतरिक क्षेत्र की तुलना से पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ गया है, यानी दो सतहें आपको और दिखने लग गई। जितना पृष्ठीय क्षेत्र ज्यादा उतना ही चार्ज ज्यादा। जितना पृष्ठीय क्षेत्र ज्यादा उतना ही चार्ज क्या होगा? ज्यादा। और जितना ही चार्ज ज्यादा उतनी ही धनायन विनिमय समता ज्यादा। सबसे बड़ा कण बालू, सबसे छोटा कण क्ले, और बीच का जो होता है वो कौन सा होता है? सिल्ट।
तो कण जैसे जैसे छोटा होता जाएगा उसका पृष्ठीय क्षेत्र उतना ही बढ़ता जाएगा, और जितना पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा उतनी ही धनायन विनिमय क्षमता बढ़ती जाएगी। तो धनायन विनिमय क्षमता ज्यादा किसकी होती है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? छोटे कणों की होती है, क्ले की होती है। तो जो क्ले का कण होता है उसमें सबसे ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्र और सबसे ज्यादा क्या होता है? धनायन विनिमय क्षमता होती है। अब इसमें धनायन विनिमय क्षमता ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ये धनायनों को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा, धनायनों को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा। बहुत सारे जो धनायन है वो इसकी तरफ आकर्षित होंगे। और मैंने कहा था आयन कहां अकेला आने वाला है? आयन तो किसी ना किसी को तो साथ में लेके आएगा। धनायन है वो किसके साथ में लेके आएगा? ऋणायन को साथ में लेके आएगा। हो सकता है पोटेशियम क्लोराइड आए, पोटेशियम कार्बोनेट आए, पोटेशियम सल्फेट आए, सोडियम कार्बोनेट आ जाए, सोडियम सल्फेट आ जाए, है ना, कोई सा भी आ सकता है, अमोनियम नाइट्रेट आ जाए या अमोनियम फास्फेट आ जाए, कुछ भी, ये किसी ना किसी को साथ में लेके आएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम भी किसी ना किसी ऋणात्मक को लेके आएगा। तो देखो इससे क्या हुआ, गौर करिए। पहले जो मिट्टी का कण है उस पर ऋणात्मक चार्ज था, उसके बाद उस पर कैसा चार्ज जुड़ गया? धनात्मक आके जुड़ गए, और उसके बाद क्या हुआ? धनात्मक की एक परत बन गई, तो यहां पर अब क्या हो गया? फिर इसके साथ ऋणात्मक आ गई। तो इस तरह से मिट्टी के कण पर पोषक तत्व चिपक के रहते हैं। तो जितना छोटा कण होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा और उसकी उर्वरा क्षमता उतनी ही ज्यादा। तो हमने स्थूल घनत्व कण घनत्व में बार बार बोला कि जो क्ले होती है उसकी उर्वरा क्षमता ज्यादा, और क्ले होता है उसका रंध्र प्रतिशत, जिसकी धनायन विनिमय क्षमता ज्यादा यानी वो छोटा है, उसका रंध्रावकाश प्रतिशत भी क्या होगा? ज्यादा होगा। उसका पोषक तत्व पकड़ने की क्षमता भी क्या होगी? ज्यादा। उर्वरा क्षमता भी क्या होगी? ज्यादा। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मिट्टी है, इस पर ऋणात्मक चार्ज है, और वहीं पर अगर आप पानी का फॉर्मूला सही सही लिखो कमेंट बॉक्स में, क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला। वाटर के फॉर्मूले में एक हाइड्रोजन आयन होता है, एक हाइड्रोक्सिल आयन होता है, एक हाइड्रोजन आयन होता है, एक हाइड्रोक्सिल आयन होता है। दो विपरीत चार्ज के ही आयन आपस में जुड़े होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मिट्टी के कण पे क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन आयन जुड़ेगा, और हाइड्रोजन आयन के साथ क्या जुड़ेगा? हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ेगा। तो पानी भी कौन सी क्षमता के कारण मिट्टी के कण पे रुका हुआ है? धनायन विनिमय क्षमता के कारण, धनायन विनिमय क्षमता के कारण। तो जितना छोटा पार्टिकल उतनी ही धनायन विनिमय क्षमता ज्यादा, और जितनी धनायन विनिमय क्षमता ज्यादा उतनी ही जल धारण क्षमता क्या होगी? ज्यादा। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जितना छोटा कण उसका पृष्ठीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा, जिसका पृष्ठीय क्षेत्र ज्यादा उसका उर्वर मान ज्यादा, जिसका पृष्ठीय क्षेत्र ज्यादा या जितना छोटा कण उसकी जल धारण क्षमता भी क्या होगी? ज्यादा होगी, और उसके पास पोषक तत्व भी क्या होते हैं? ज्यादा। तो जितना छोटा कण उतना पृष्ठीय क्षेत्र ज्यादा, उतना ही वो क्या होगा? उर्वर। उसके अलावा इसके पानी चिपकेगा, जिस कण के पानी ज्यादा चिपकेगा वो ज्यादा फूलेगा, और जिसके पानी ज्यादा चिपकेगा वो बाद में सूखेगा भी। तो सबसे ज्यादा फूलने व सिकुड़ने की क्षमता, जिसके पानी चिपकेगा वो फूलेगा। सबसे ज्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज यानी सबसे ज्यादा फूलने और सिकुड़ने की जो क्षमता होती है वो भी क्ले के अंदर होती है। ससंजन और आसंजन, दो समान अणुओं का आकर्षण ससंजन और दो असमान अणुओं का आकर्षण आसंजन। ये समान अणु भी जुड़ रहे हैं और असमान अणु भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जिट्टा लेयर बन रही है। तो जाहिर सी बात है ससंजन और आसंजन बल भी किसका ज्यादा होता है? सबसे छोटे कणों का यानी क्ले का होता है। ससंजन आसंजन बल सबसे ज्यादा, जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा, वायु विसरण क्षमता सबसे ज्यादा, और फैलने और सिकुड़ने की क्षमता भी सबसे ज्यादा किसमें होगी? क्ले के अंदर होगी। उसके अलावा एक चीज और, चिपकने की क्षमता ज्यादा, जिसको हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो चिपकने की क्षमता, ये जो धनायन विनिमय क्षमता है ये चिपकने की क्षमता है। धनायन जुड़ जाएंगे तो उसके साथ ऋणायन आके चिपक जाएंगे, तो चिपकने की क्षमता ज्यादा होती है, वो भी हमेशा किसकी होती है? छोटे कण यानी क्ले की होती है। तो क्ले जो होता है वो मृदा के अंदर गुणों को नियंत्रित करता है, इसीलिए तो आप क्ले खनिज पढ़ते हैं। बालू जो होता है वो सबसे मोटा है, इसकी धनायन विनिमय क्षमता सबसे कम होती है, इस वजह से ये सबसे कम उर्वर होता है, इसी वजह से इसकी रंध्रता प्रतिशत कम होती है, इसी वजह से इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। कई सारी चीजें मैंने आपको एक साथ क्लियर कर दी है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बड़े काम का कॉन्सेप्ट है। जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है
वो बड़े काम का कॉन्सेप्ट है। जो अभी कॉन्सेप्ट बताया है वो बड़े काम का कॉन्सेप्ट है, और हर भौतिक गुण पढ़ेंगे उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। क्ले से भी अगर हम छोटे कण की बात करें जिसका साइज 0.001 mm से छोटा होता है उसको हम कोलाइड्स बोलते हैं। तो क्ले के जो कोलाइड पार्टिकल होते हैं उनमें धनायन विनिमय क्षमता और पृष्ठीय क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है। समझ में आ गई कहानी? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो अगर समझ में आ गया है तो लाइक में कंजूसी क्यों, फटाफट लाइक कीजिए। टाइम हो गया है 12:41 और अगला टॉपिक है मृदा जल। पूरा नहीं होगा, टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो मृदा जल जो है उसका डिस्कशन अपने कल करेंगे। तो अब हमने डिस्कस किया सॉइल डेंसिटी, है ना, जिसके अंदर बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी दोनों का, उसके अलावा पोरोसिटी। तो उनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आने वाले एग्जाम में पक्के आने वाले हैं, उन पर अभी अभी अपने डिस्कस करेंगे। तो जो लोग लाइव नहीं है, कई लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आते हैं, कई थ्योरेटिकल पढ़ने भी आते हैं, क्योंकि सॉइल जो है उसकी मैंने एक पहले से ही प्लेलिस्ट बना रखी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आए सॉइल वहीं से डिस्कस कर लेते हैं, सॉइल वहीं से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट लाइव हो जाइए, अपने क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। सर जी ये क्लास यूपी टीजीटी, देखो सॉइल साइंस हर एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है कार्तिक सोनेकर, तो ये सभी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, सॉइल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है। तो आज हम सॉइल वाटर पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। हमने पढ़ा मृदा घनत्व, तो मृदा घनत्व और मृदा रंध्रता यानी सॉइल डेंसिटी और सॉइल पोरोसिटी, उस पर अपने उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे ज्यादा क्योंकि हमने पीछे एक्सप्लेन कर लिया है, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। निम्न में से मृदा का वास्तविक घनत्व है, पहला क्वेश्चन ये है, आंसर दीजिए फटाफट। दूसरा है मृदा का स्थूल घनत्व होता है, तीसरा क्वेश्चन है मृदा का कण घनत्व होता है। तो फटाफट आंसर दीजिए। मृदा का वास्तविक घनत्व किसे कहते हैं, मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है और मृदा का कण घनत्व कितना होता है, फटाफट बताइए। ठीक है, सरिता, साक्षी, हनुमानगढ़ वाले, कृष्णा पटेल, एग्रीकल्चर विथ जेबियर हसन, सागर सिंह, धर्मेंद्रा, भीमसेन, प्रियंका, ममता बरूर, गीता चौधरी, कार्तिक, मोनू सुथार, बबली यादव, राहुल वर्मा, पीआर चौधरी। ठीक है, सबका उत्तर ठीक आ रहा है। निम्न में से मृदा का वास्तविक घनत्व कण घनत्व होता है, वास्तविक घनत्व कण घनत्व, पहले का बी ऑप्शन राइट। दूसरा है मृदा का स्थूल घनत्व कितना होता है, तो स्थूल घनत्व 1.33 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, तो दूसरे का बी ऑप्शन राइट। तीसरा मृदा का कण घनत्व होता है स्थूल घनत्व से जस्ट डबल होता है, यानी कितना होता है 2.65, तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्थूल घनत्व सर्वाधिक होता है, चौथा क्वेश्चन है स्थूल घनत्व कौन सी मिट्टी का सबसे ज्यादा होगा, पांचवा क्वेश्चन है कण घनत्व सबसे अधिक कौन सी मिट्टी का होगा, और छठा क्वेश्चन है कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर स्थूल घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। तो फटाफट उत्तर दीजिए। सरिता फार्मर सॉल्यूशन, कार्तिक, उमेश शर्मा, ठीक है, विक्की एजुकेशन हब, ठीक है, रामकृष्ण शर्मा पूछ रहे हैं पीडीएफ फाइल कहाँ मिलेगी। वीडियो अपना लेक्चर खत्म होने के 10 से 15 मिनट बाद आपको टेलीग्राम जो लिंक शेयर कर दिया जाएगा उसमें ये पूरे का पूरा पीडीएफ डाल दिया जाएगा, तो वहां जाके आप अपना पीडीएफ ले सकते हैं। देखो स्थूल घनत्व, ठीक है, आंसर ठीक आ रहा है। चंचल, चंबल का, गड़ियाल, है ना, सालू हुड्डा, ठीक है सबका, बबली यादव, राहुल वर्मा, उत्तम वीर, मोनू, गीता, सबका आंसर ठीक आ रहा है। स्थूल घनत्व सबसे ज्यादा होता है बालू का, तो चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी। कण घनत्व सबसे ज्यादा होता है कले का, पांचवें का ए। कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर स्थूल घनत्व होता है कम, कण घनत्व भी होता है कम, तो जाहिर सी बात है छठे का ए। स्थूल घनत्व भी कम होता है और कण घनत्व भी कम होता है। नेक्स्ट है स्थूल घनत्व घटने पर मृदा उर्वरा शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, स्थूल घनत्व घटने पर मृदा उर्वरा शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, बहुत बार बोला था मैंने, फटाफट आंसर कीजिए। कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर कण घनत्व होता है,
और 9वां है भूपरिष्करण से कण घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। तो फटाफट ऑप्शन पढ़िए, उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रदीप का उत्तर ठीक है जी, रवि रॉय का भी उत्तर ठीक है, जितेंद्र सैनी, प्रकाश सिवल, विवेक मिश्रा, ठीक आंसर आ रहा है आप लोगों का। मैं बता देता हूं फटाफट। स्थूल घनत्व घटने पर मृदा उर्वरा क्षमता बढ़ती है, मृदा उर्वरा क्षमता बढ़ती है, बी ऑप्शन राइट होगा। कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर कण घनत्व होता है, कार्बनिक पदार्थ मिलाने से कण घनत्व कम होगा, स्थूल घनत्व भी कम होता है, 8वीं का राइट आंसर ए। 9वां है भूपरिष्करण से कण घनत्व पर प्रभाव पड़ता है, स्थूल घनत्व तो कम होता है लेकिन कण घनत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, सी ऑप्शन राइट है। ई फर्क नहीं पड़ता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। भूपरिष्करण से स्थूल घनत्व पर प्रभाव पड़ता है, अभी आंसर बताया था, याद हो तो। बालू में रंध्रता प्रतिशत होता है, नेक्स्ट है दोमट में रंध्रता प्रतिशत होता है। फटाफट आंसर कीजिए तीनों क्वेश्चन का। हनुमानगढ़ वाले शाबाश, कमलेश कुमार गुड, बबली यादव ठीक है, उत्तम वीर ठीक है, सुमन सुमन ठीक है, विवेक मिश्रा ठीक, गीता चौधरी ठीक है। भूपरिष्करण से स्थूल घनत्व पर प्रभाव पड़ता है, भूपरिष्करण से स्थूल घनत्व तो कम ही होता है, ए आंसर है। बालू में रंध्रता प्रतिशत होता है, बालू में रंध्रता प्रतिशत 40 होता है, 11वीं का भी ए है। दोमट में रंध्रता प्रतिशत होता है, दोमट में 47% होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मृदा जल से संबंधित है, मृदा जल हम आज ही करवाना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए अपने आज सिर्फ मृदा घनत्व और मृदा रंध्रता से संबंधित ही क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। अभी आधे घंटे में शेड्यूल डाल दिया जाएगा और कल जो क्लास है वो हिंदी की क्लास है और टाइमिंग जो रहेगा 10:15 का रहेगा। दोपहर में मैं आपको एक टाइम डाल दूंगा, कल सॉइल की क्लास कंटिन्यू नहीं है, परसों होगी सॉइल की क्लास, कल सिर्फ और सिर्फ हिंदी की क्लास है। तो कल अपने एक क्लास हॉर्टिकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे रख लेंगे, जो हॉर्टिकल्चर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर अपने घंटे भर की क्लास रखेंगे और वहां पर अपने पूरे का पूरा क्वेश्चन और उनके ऑप्शन है उन सब पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कल अपने जो क्लास रखेंगे वो हॉर्टिकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर रखने वाले हैं, जो इस कंबाइंड नहीं होगी। ठीक है, जो क्लास है वो कंबाइंड नहीं होगी, पहले हिंदी की क्लास होगी और हॉर्टिकल्चर की क्लास का मैं आपको अलग से टाइम दे दूंगा और इसी दौरान आपके हॉर्टिकल्चर के जो क्वेश्चंस है उनकी क्लास होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल का शेड्यूल अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।